हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। आज एक मैं छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूँ। टॉपिक का अपने ऑपरेशन करके ही चलेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका एग्जाम में गलत ना हो। आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। देखो, सूक्ष्म प्रवर्धन जो है ये एक बायोटेक्नोलॉजी है, ये प्रौद्योगिकी है। जब आप प्रोपोगेशन पढ़ते हैं, प्रवर्धन पढ़ते हैं, तो वहां पर तो आप जनरली सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन पढ़ते हैं। वहां पे हम माइक्रो प्रोपोगेशन का डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो जो माइक्रो प्रोपोगेशन है वो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के अंदर आता है। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के अंदर आता है। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के अंदर क्यों आता है भाई, थोड़ा सा कारण मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, फिर पॉइंट टू पॉइंट अपने चलेंगे। लैंगिक प्रवर्धन। देखो, सेक्सुअल प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप बीज बनता है, यानी ऐसा बीज जो फर्टिलाइजेशन से प्राप्त हुआ है, निषेचन से प्राप्त हुआ है, ऐसा सीड जो फर्टिलाइजेशन से हमें मिला है, अगर उस सीड से हम प्रवर्धन करते हैं, प्रोपोगेशन करते हैं, तो आप उसे सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन के बगैर हम प्लांट का कोई पार्ट यूज कर रहे हैं, पौधे का कोई भाग यूज कर रहे हैं, जैसे कोई वानस्पतिक भाग यूज कर रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट यूज कर रहे हैं, तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन। तो वानस्पतिक प्रवर्धन किस में आता है? एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में आता है। या फिर कई बार आप देखते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप हो जाता है, यानी बिना निषेचन के बीज बन जाता है, जिसको आप प्रोसेस को तो एपोमिक्सिस बोलते हैं और उस बीज को एपोमेटिक सीड बोलते हैं। तो अगर आप एपोमेटिक सीड यानी असंजनन बीज लेते हैं, जो बिना निषेचन के बना हुआ बीज है, तो वो भी एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के अंदर आता है। यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वानस्पतिक प्रवर्धन, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में आएगा। एपोमेटिक सीड ले रहे हैं, असंजनन बीज आप ले रहे हैं, वो भी आपका एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के अंतर्गत आएगा। और उसके अलावा जो माइक्रो प्रोपोगेशन है, यहां भी कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वानस्पतिक भाग ही आप यूज करते हैं। हो सकता है कोई सेक्सुअल भाग यूज कर रहे हो, लैंगिक भाग यूज कर रहे हो, लेकिन वहां पे फर्टिलाइजेशन घटित नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है। और जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक वो एसेक्सुअल ही रहेगा, चाहे वो लैंगिक भाग से ही आप मल्टीप्लेक्शन क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे एपोमेटिक सीड है, असंजनन बीज है, तो एपोमेटिक सीड या असंजनन जो बीज है वो लैंगिक भाग से ही बना होता है, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता, इसलिए आप उसे एसेक्सुअल यानी अलैंगिक के अंदर रखते हैं। तो वैसे ही माइक्रो प्रोपोगेशन भी किसका भाग होता है? एसेक्सुअल प्रोपोगेशन का भाग होता है। अब पॉइंट टू पॉइंट अपने को समझना है, बहुत लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत ही नहीं है और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। प्लांट यानी कोई भी पौधा है। अब देखो, एक हेबर्ट लेडेंट थे। हेबर लेंडेट ने क्या बोला? सर गोटलिब हेबरलैंडेट, इन्होंने क्या बोला 1902 के अंदर? इन्होंने कहा कि प्लांट के हर एक भाग में एक ऐसी क्षमता होती है, प्लांट के हर एक पार्ट में एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिससे वो अपने समान एक नया पौधा है वो विकसित कर सकता है। अपने समान एक नया पौधा है वो क्या है? डेवलप कर सकता है। हर एक पार्ट में, हर एक टिश्यू में, हर एक उत्तक में ऐसी क्षमता होती है जिससे वो अपने जैसा ही क्या है, एक नया पौधा है वो डेवलप कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी, यानी पौधे के अंदर होती है टोटीपोटेंसी, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं पूर्ण सशक्ता। क्या होती है भाई? टोटीपोटेंसी। ये बात किसने बताई? हेबरलैंडेट ने बताई थी। आप इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण सशक्ता बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? पूर्ण सशक्ता बोल देते हैं, टोटीपोटेंसी, है ना। पौधे के हर एक भाग से नया पौधा तैयार होने की क्षमता होती है, हर एक उत्तक में एक पोटेंशियल होती है, क्षमता होती है, जिसे टोटीपोटेंसी। समझ लो, हम माइक्रो प्रोपोगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन के अंदर क्या है? टोटीपोटेंसी का ही इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है माइक्रो प्रोपोगेशन को हम टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन द्वारा प्रवर्धन भी कहते हैं। वो कैसे कहते हैं अभी अपने बात करेंगे। तो पौधे में होती है जी टोटीपोटेंसी, लेकिन एक बात से आप कंफ्यूज मत हो जाना, एक होती है पोटीपोटेंसी। पोटीपोटेंसी तो देखो तब बात करते हैं जब हम हेरिडिटी की, वंशागति की बात करते हैं। ये दो पेरेंट्स है वो आपस में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, इनसे जनरेशन आ रही है। उस जनरेशन में कभी कभार एक पेरेंट्स के ही करेक्टर आपको देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा।
आते बी के हैं लेकिन दिखते नहीं है। एक ही पेरेंट्स के कैरेक्टर सबसे ज्यादा दिखते हैं। तो अगर किसी पेरेंट्स में ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने समान संतति पैदा करता है, अपनी जैसी ही संतति पैदा करता है, अपने दिखने में जो है ए वैसी ही ये संतति पैदा हो रही है, तो ये उस जनक की क्या है, पोटीपोटेंसी, यानी अपने समान संतति पैदा करने की जो क्षमता अब दिखने में, उसको हम पोटीपोटेंसी बोलते हैं। तो पोटीपोटेंसी अलग चीज है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, टोटीपोटेंसी की, यानी पूर्ण सशक्तता की। टिश्यू कल्चर के अंदर हम टोटीपोटेंसी का ही इस्तेमाल करते हैं। अब प्लांट का हम लेते हैं एक छोटा सा भाग, क्योंकि हर एक भाग में ऐसी क्षमता है कि नया प्लांट तो रीजनरेट हो ही जाएगा, तो हम एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं, किसी भी भाग से ले सकते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में तो बोल देते हैं एक्स प्लांट, है ना। अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, एक्स प्लांट। एक्स प्लांट को आप बोल देते हैं करतोतक। क्या बोल देते हैं, करतोतक बोल देते हैं, करतोतक बोल देते हैं। एक्स प्लांट या करतोतक लेते हैं, पौधे का एक छोटा सा भाग लेंगे जिससे हमें नया पौधा तैयार करना है, उसे हम बोलेंगे एक्स प्लांट या करतोतक। इस एक्स प्लांट या करतोतक में क्या है भाई, टोटीपोटेंसी है, बस हमें उसी का उपयोग करना है। इस एक्स प्लांट को अब हम आर्टिफिशियल मीडिया यानी कृत्रिम माध्यम, पौधों को उगाने के लिए जो प्राकृतिक माध्यम है वो तो मर्दा है, मिट्टी है, लेकिन हम यहां पे लेते हैं आर्टिफिशियल मीडिया। आर्टिफिशियल मीडिया बोले तो हम लेते हैं कृत्रिम माध्यम। अब कृत्रिम माध्यम क्या होता है, बात करते हैं। इस आर्टिफिशियल मीडिया को आप बोलते हैं कल्चर मीडिया। क्या बोलते हैं आप इसे, कल्चर मीडिया बोलते हैं, कल्चर मीडिया। और कल्चर मीडिया को आप हिंदी में बोल देते हैं संवर्धन माध्यम। ये प्राकृतिक नहीं है, ये तैयार किया गया है, इसलिए मैं यहां पे शब्द यूज कर रहा था आर्टिफिशियल मीडिया, कृत्रिम माध्यम। वैसे इसे टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन की भाषा में क्या बोलते हैं, कल्चर मीडिया बोलते हैं। अब ये कल्चर मीडिया जब आप तैयार करते हैं तो इसमें देखो क्या क्या ये ऐड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रेंट्स ऐड करते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट्स है वो ऐड करते हैं, मैक्रो यानी वृहद पोषक तत्व तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बाकी जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स है वो भी ऐड करते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऐड करते हैं। पीजीआर कौन कौन सा ऐड करते हैं भाई, ऑक्सिन करते हैं, जिब्रेलिन करते हैं, साइटोकाइनिन करते हैं और एब्सिसिक एसिड है वो करते हैं। तो ये जनरली आप 4 पीजीआर यूज करते हैं, आपने एक छोड़ दिया, कौन सा छोड़ दिया, इथिलीन, क्यों छोड़ दिया अभी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ एमिनो एसिड भी ऐड करते हैं, है ना, एमिनो एसिड भी कुछ ऐड करते हैं और कुछ विटामिन वगैरह भी इसके अंदर ऐड की जाती है, लेकिन सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में ऐड करते हैं, सारे के सारे आप तरल माध्यम में इनको ऐड करते हैं, ठीक है। जो पीजीआर है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, रोल तो सभी का होता है, लेकिन पीजीआर का क्वेश्चन के हिसाब से बहुत बड़ा रोल होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी हम बात करते हैं। अब ये लिक्विड होता है और आपने हो सकता है कल्चर मीडिया संवर्धन माध्यम देखा होगा, सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड बोले तो अर्ध ठोस होता है, तो इसको हमें सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, यानी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ठोस करना पड़ेगा। अगर हम इसे ठोस करना चाहते हैं तो हमें इसके अंदर मिलाना पड़ेगा एगार एगार। क्या मिलाना पड़ेगा, एगार एगार मिलाना पड़ेगा। अब ये एगार एगार एक जेली जैसा पदार्थ होता है, ये समुद्र में एक जो शैवाल होती है जिसको आप बोलते हैं रेड एल्गी, लाल शैवाल, क्या बोलते हैं, रेड एल्गी यानी लाल शैवाल से प्राप्त होता है। इससे प्राप्त होता है भाई, ये लाल शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये रेड एल्गी आपको कई तरह की देखने को मिलती है, जैसे मैं बात करूं तो एक तो आपको कैलेडियम देखने को मिलती है, लिखना तो कोई जरूरी नहीं है अभी। एक तो आपको गैलेडियम देखने को मिलती है, इससे अपने बहुत ज्यादा जो एगार एगार है वो लेते हैं। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, कैसी है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है। एक और है मेरे दिमाग में, हाँ, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। तो ये क्या है, कुछ रेड एल्गी होती है, लाल शैवाल होती है, जिनसे अपने एगार एगार लेते हैं। वो इस संवर्धन माध्यम में, कल्चर मीडिया में, आर्टिफिशियल मीडिया में डाल के इसको हम क्या कर लेते हैं, सेमी सॉलिड बना लेते हैं। अर्धठोस है वो बना लिया जाता है। ये अर्धठोस होता है भाई कल्चर मीडिया जो होता है, मैंने इसके गुण बता दिए, अर्धठोस। अब देखो इसको हम तैयार कर लेते हैं, कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं, ठीक है, कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं, और साथ साथ में स्टरलाइजेशन भी कर लेंगे, निर्जीवीकरण। क्योंकि भाई देखो सारा मामला ही न्यूट्रेटिव है, कंटामिनेशन की समस्या बहुत हो सकती है भाई। जब पौधे का छोटा सा भाग इसमें रीजनरेट हो सकता है तो जाहिर सी बात है, अब सोचो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस टूट पड़ेंगे इस पे, है ना भाई। ये एक्स प्लांट तो पता नहीं कब
रीजनरेट होगा, उस पूरे जो अपने पेट्री डिश लेते हैं ना, उसके अंदर पूरे के अंदर क्या फैल जाएगा, सूक्ष्म जीव ही सूक्ष्म जीव हो जाएंगे, एक्सप्लांट उग ही नहीं पाएगा। तो इसको हमें स्टरलाइज करने की जरूरी है, निर्जीवीकृत करने की जरूरी है। कल्चर जो मीडिया होता है उसको हम पेट्री डिश में लेते हैं, इसमें लेते हैं आप पेट्री डिश। पेट्री डिश तो जानते ही हैं, पेट्री डिश क्या होती है, लेबोरेटरी में जो कांच की कटोरियां सी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्री डिश। तो पेट्री डिश के अंदर लेते हैं इस कल्चर मीडिया को और एक्सप्लांट उसके अंदर रख देते हैं। लेकिन कल्चर मीडिया को तैयार करते समय आप कुकिंग है वो किस में करते हैं, कुकिंग है वो करते हैं जी आप ऑटोक्लेव, इसमें करते हैं ऑटोक्लेव में। अब एक चीज ध्यान रखना, किसी भी आप वेट जो चीज होती है, नम चीज जो होती है जिसके अंदर तक नमी होती है, उसको स्टरलाइज करना है ना तो ऑटोक्लेव ही काम में लेंगे। जैसे कोई फूड है, कोई मीडिया है ना, उसको अगर स्टरलाइज करना है, अंदर तक स्टरलाइज करना है तो उसमें ऑटोक्लेव यूज होता है। यानी वेट स्टरलाइजेशन के लिए और अंदर तक स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज होता है, हमेशा ऑटोक्लेव। अब ऑटोक्लेव से पहले ऑटोक्लेव जैसा एक आपका इंस्ट्रूमेंट आया था जिसका नाम था स्टीम डाइजेस्टर। क्या था, स्टीम डाइजेस्टर आया था। ये ऑटोक्लेव जैसा था, 1679 के अंदर आया था स्टीम डाइजेस्टर, जो डेनिस पेपिन ने खोजा था। डेनिस पेपिन ने खोजा, ऑटोक्लेव नहीं था, ऑटोक्लेव का पहला रूप था, प्रीकर्सर था, अग्रक था एक, समझ लो, है ना। तो आपसे पूछ ले ऑटोक्लेव का अग्रक कौन था, आप बोलेंगे स्टीम डिजास्टर था। और ये किसने डिस्कवर किया था, डेनिस पेपिन ने 1679 के अंदर किया था। फिर इसके बाद आया जी ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव इसका सुधरा हुआ रूप था, वो डिस्कवर किया था चार्ल्स चैम्बरलैंड ने, डेवलप किया था 1879 के अंदर, 1879 के अंदर है वो डेवलप किया। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, आपके घर में कुकर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसी पे ये करता है ना। जिस पर कुकर काम करता है यानी ताप पे काम करता है प्लस दाब पे काम करता है। ज्यादातर टेम्परेचर आप मेंटेन करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर मेंटेन करते हैं 15 पाउंड पर इंच, 15 psi, 15 पाउंड पर इंच है वो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर, सॉरी प्रेशर मेंटेन करते हैं, दाब मेंटेन करते हैं। प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं, 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच करते हैं, 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच है वो करते हैं, पी का मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे टेम्परेचर और प्रेशर के प्रिंसिपल पे काम करता है। टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना रखते हैं, 15 psi रखते हैं, तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन मैंने बोला वेट स्टरलाइजेशन या अंदर तक स्टरलाइजेशन करने के लिए है वो ये काम में लिया जाता है। अब जैसे लेबोरेटरी के बर्तन है, यूटेंसिल है, जैसे पेट्री डिश लिया, अगर हम उसको स्टरलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसको तो अंदर तक करना ही नहीं है, वो तो वेट है ही नहीं, अंदर से गिली है ही नहीं। तो बर्तनों को या कोई भी औजार होते हैं, कोई भी यंत्र होते हैं, तो उनको हमेशा ड्राई स्टरलाइज किया जाता है, सरफेस स्टरलाइज किया जाता है, यानी सतह सतह से निर्जीवीकृत किया जाता है। अगर किसी चीज को आप सतह से निर्जीवीकृत करना चाहते हो, आपके लेबोरेटरी के जितने भी टूल इंप्लीमेंट्स या कोई भी जो है यूटेंसिल बर्तन वगैरह, तो उनको आप हमेशा किससे स्टरलाइज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन से स्टरलाइज करते हैं। माइक्रोवेव ओवन तो आपने देखा होगा, आजकल लोग किचन में भी रखते हैं लेकिन नहीं रखना चाहिए, है ना। तो भाई माइक्रोवेव ओवन है, इसको किसने डिस्कवर किया था, पीयर्सी स्पेंसर ने किया था, पीयर्सी स्पेंसर ने किया था। ये हमेशा जो लेबोरेटरी के बर्तन है या टूल्स है उनको स्टरलाइज करने के काम में लिया जाता है, यानी ड्राई स्टरलाइजेशन करने के लिए, यानी सरफेस स्टरलाइजेशन करने के लिए, यानी सतह निर्जीवीकरण के लिए काम में लिया जाता है। इसके अंदर प्रिंसिपल काम करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है उसको थर्मल एनर्जी में बदला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है उसको किस में बदला जाता है, थर्मल एनर्जी के अंदर बदला जाता है। तो जो भी भाई टिश्यू कल्चर के अंदर टूल इंप्लीमेंट्स काम आ रहे हैं उनको भी इसके अंदर है वो स्टरलाइज कर लीजिए, है ना। क्योंकि ये हलवा है, बहुत न्यूट्रेटिव है, इसमें कंटामिनेशन की समस्या आएगी, वो ही टिश्यू कल्चर के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है, आपको ध्यान रखना है। अब मैंने बात की थी पीजीआर की, ये एक्सप्लांट है, सबसे पहले क्या चाहिए भाई, सेल डिवीजन चाहिए। एक्सप्लांट में चाहिए सेल डिवीजन, सेल तो बने भाई, हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले कोशिकाएं चाहिए, संख्या में ज्यादा कोशिकाएं चाहिए। तो सबसे पहले हम चाहिए नंबर ऑफ सेल, और नंबर ऑफ सेल कैसे मिलेगी, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन से। तो आप समझ गए होंगे सबसे इंपॉर्टेंट पीजीआर कौन सा होता है टिश्यू कल्चर में, साइटोकाइनिन। क्योंकि साइटोकाइनिन ग्रीक वर्ड है, साइटो का मतलब होता है कोशिका और काइनिन का मतलब होता है विभाजन, जिसका नाम ही कोशिका विभाजन है, जिसका मुख्य काम ही क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो टिश्यू कल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका
पीजीआर होता है वो साइटोकाइनिन होता है, तो साइटोकाइनिन पर विशेष ध्यान देना है। ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशो भी बहुत मैटर करता है, लेकिन बात करेंगे वो कैसे मैटर करता है, लेकिन सबसे पहले हमें साइटोकाइनिन है वो सबसे ज्यादा चाहिए। तो हमने कहा था इस एक्स प्लांट को आप आर्टिफिशियल मीडिया में रखेंगे, यानी कृत्रिम माध्यम में रखेंगे, तो वो हमने कृत्रिम माध्यम क्या दे दिया, कल्चर मीडिया दे दिया है, ठीक है, आर्टिफिशियल मीडिया है, संवर्धन माध्यम दे दिया। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा। वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्या होगा, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला। अब देखो भाई, जो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी होती है, कभी भी आप उसमें जाओगे तो आपको क्या है, सर पे वो बांध के जाना पड़ता है, मास्क लगा के जाना पड़ता है, हाथों को स्प्रीट से धो के निर्जीवीकृत करना होता है डेली। वहां पे जो एप्रोन लोअर ऊपर पहनने का होता है ना, डॉक्टर पहन के जो रखते हैं या नर्सिंग वाला स्टाफ पहन के रखता है, तो वो वाला डेली जो स्टरलाइज होके होता है वो पहन के जाना होता है। खुद के जूते भी नहीं ले जाने, लेबोरेटरी के ही जूते आपको ले जाने होते हैं। जैसे ही आप गेट में घुसते हो, ऊपर एक वो एयर क्लीनर लगा होता है, इसी की तरह आपको दिखता है, तो उससे हमारे शरीर पे कोई भी जैसे जर्म वगैरह होते हैं तो वो हट जाते हैं, हम स्टरलाइज होके जाते हैं। लेकिन फिर भी भाई कंटामिनेशन तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि टिश्यू कल्चर लेब में कंटामिनेशन नहीं होगा। तो अब ये जो सारा काम किया जाए, ये टिश्यू कल्चर लेब के अंदर एक होता है लेमिनार एयर फ्लो। क्या होता है, लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है, ये इस तरह का होता है लेमिनार एयर फ्लो जो होता है, ठीक है ना। इसकी खोज विल्स विटफील्ड ने की थी। किसने की थी, विल्स विटफील्ड ने की थी। कब की थी, 1999 के अंदर। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू एयर वेलोसिटी रहती है, लगातार क्या है, हवा का फ्लो जारी रहता है, और हवा बड़ी शुद्ध होती है, प्योर होती है, कोई उसमें कंटामिनेशन वाली चीज नहीं होती है। ऐसा क्या लगा है कि हवा बिल्कुल प्योर है, जो वायरस तक को छान देती है। भाई इसमें लगे होते हैं हिप्पा फिल्टर, ये आप देखते हैं हिप्पा फिल्टर। हिप्पा, हिप्पा को आप बोलते हैं हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। तो यहां से हवा लगातार फ्लो रहती है, पास रहती है, जिससे क्या है, शुद्ध हवा चलती रहती है, तो जर्म का इंफेक्शन होता ही नहीं है किसी भी प्रकार का। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का यह कहना है कि अगर हम हिप्पा फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं तो जो एयर है वो 99.97%, 99.97% है वो शुद्ध हो जाती है, जिसमें डस्ट हट जाती है, पोलन हट जाते हैं, मोल्ड है वो हट जाते हैं, बैक्टीरिया हट जाते हैं, मोस्ट ऑफ जो वायरस है वो भी हट जाते हैं। कुछ एक वायरस है वो ही इसमें से पार कर सकते हैं, उनसे कंटामिनेशन के चांसेस बहुत रेयर है। इसके जो मतलब मेस होते हैं, पोर होते हैं जनरली फिल्टर के, हिप्पा फिल्टर के, वो 0.3 माइक्रोन्स के होते हैं। कितने होते हैं, 0.3 माइक्रोन्स। तो ये काम सारा अपने क्या है, ये एक कैबिन की तरह होता है, और इसी के अंदर कल्चर मीडिया डालते हैं, इसी के अंदर एक्सप्लांट रखते हैं, इसी के अंदर उस पौधे को रख दिया जाता है। फुल्ली जो है वो कंटामिनेट फ्री एरिया के अंदर ये काम करना पड़ता है। नहीं तो मैं कहता हूं 1 घंटे के अंदर ये पेट्री डिश जो कल्चर मीडिया वाली है वो रख दो, इस पे फंगस की ग्रोथ बहुत हो जाएगी, क्योंकि ये न्यूट्रेटिव मीडिया है। कुल मिला के ये सब काम करने के बाद आपको मिल जाता है एक टिश्यू कल्चर से तैयार किया हुआ पौधा। हमने माइक्रो प्रोपोगेशन को टिश्यू कल्चर क्यों बोला, माइक्रो प्रोपोगेशन एक बायोटेक्निक्स है जो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में की जाती है, हम इसलिए टिश्यू कल्चर से प्रोपोगेशन बोलते हैं। उत्तक संवर्धन द्वारा है वो प्रवर्धन इसे कहा जाता है। ये प्लांट आर्टिफिशियल मीडिया में तैयार हुआ है और आर्टिफिशियल कंडीशन में तैयार हुआ है, बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा संवेदनशील होता है, बड़ा प्रभावित होने वाला होता है। सीधा आप खेत में नहीं ले जा सकते या सीधा ओपन नर्सरी में नहीं ले जा सकते, पहले इसको थोड़ा कठोर बनाना है, हार्डनिंग करनी है इसके अंदर। तो इसमें हार्डनिंग ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसे पॉली हाउस ग्रीन हाउस की नर्सरी में लगाते हैं, यानी हाईटेक नर्सरी में लगाते हैं। वहां से फिर इसे ओपन नर्सरी में लेके जाते हैं, और फिर आप अपने खेत में लेके जाते हैं, यानी डबल ट्रांसप्लांटिंग की आपको जरूरत पड़ती है। टिश्यू कल्चर का जो प्लांट होता है उसके अंदर हमेशा ही आपको डबल ट्रांसप्लांटिंग की जरूरत पड़ती है। अब एक बात मैं आपको यहां पे और बता देता हूं, मैंने अभी कहा कि जो पीजीआर है उसका बड़ा रोल होता है माइक्रो प्रोपोगेशन के अंदर। तो हम क्या करते हैं भाई, जो एक्सप्लांट है उसमें हुआ सेल डिवीजन, एक्सप्लांट है उनमें हुआ सेल डिवीजन और बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। जब तक वो विभेदित नहीं होती है, यानी डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, यानी उनका कार्य निर्धारित नहीं होता, तब तक वो केलस कहलाती है। क्या कहलाती है, केलस कहलाती है। अब उस केलस से रूट निकले या शूट निकले,
उस केलस से रूट निकले या शूट निकले, ये किस पर डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के अनुपात। साइटोकाइनिन रेशो ऑक्सिन की पर डिपेंड होता है। साइटोकाइनिन आपको ही पता है शाखाओं को प्रेरित करता है, ऑक्सिन है वो जड़ को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन शूट को प्रमोट करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑक्सिन है वो किसको प्रमोट करता है? रूट को प्रमोट करता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर साइटोकाइनिन आप ज्यादा देंगे, अगर आप साइटोकाइनिन ज्यादा देंगे, रेशियो में साइटोकाइनिन ज्यादा रखेंगे तो शाखा पहले आएगी, और अगर आप ऑक्सिन ज्यादा रखेंगे तो रूट पहले आएगी। तो हमें साइटोकाइनिन ऑक्सिन जो रेशियो है, साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो है, इससे हमें निर्धारित करना है कि हमें पहले शूट चाहिए या रूट। अगर हमें रूट चाहिए तो साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो कम रखेंगे। भाई कोई रेशियो लिखते हो, उस रेशियो में जो पहला होता है वही परिणाम के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्शनल होता है। मैं बोल दूं साइटोकाइनिन अनुपात ऑक्सिन ज्यादा है, साइटोकाइनिन अनुपात ऑक्सिन ज्यादा, इसका मतलब साइटोकाइनिन ज्यादा है, ऑक्सिन कम है। भाई रेशियो के अंदर जो पहली चीज होती है उसी के अनुसार उत्तर बोला जाता है। साइटोकाइनिन ज्यादा और ऑक्सिन कम हो तो हम बोलेंगे साइटोकाइनिन अनुपात ऑक्सिन ज्यादा है। तो अगर साइटोकाइनिन अनुपात ऑक्सिन ज्यादा रखेंगे तो सूट आएगी, और ये अनुपात कम रखेंगे, साइटोकाइनिन अनुपात ऑक्सिन कम रखेंगे, इसका मतलब है साइटोकाइनिन तो कम है और ऑक्सिन क्या है? ज्यादा है। उस केस में क्या आएगा? रूट आएगा। कहने का मतलब साइटोकाइनिन अगर ज्यादा है तो पहले शाखा आएगी, उस केलस से शाखा निकलेगी। अनडिफरेंशिएटेड जो सेल होती है, अविभेदित जो कोशिकाएं होती है टिश्यू कल्चर के अंदर, वो केलस है, और केलस से अगर आप पहले शाखा चाहते हैं तो साइटोकाइनिन रेशियो ऑक्सिन ज्यादा रखें, और रूट पहले चाहते हैं तो साइटोकाइनिन रेशियो ऑक्सिन है वो क्या रखें? कम रखें। बस ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो भाई, प्लांट के किसी भी पार्ट से आप क्या कर सकते हैं? कोई भी भाग लेके उससे नया प्लांट है वो तैयार कर सकते हैं। प्लांट के अंदर दो मेरिस्टेम होते हैं, एक तो एपिकल मेरिस्टेम होता है यानी शीर्ष बीजोत्तक होता है, एक तने के साइड में होता है जिसे आप साइड मेरिस्टेम या पार्श्व बीजोत्तक बोलते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष बीजोत्तक होता है, ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है, और जो साइड मेरिस्टेम होता है, पार्श्व बीजोत्तक होता है, ये मोटाई बढ़ाने का काम करता है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो, पौधे के अंदर जो वायरस होता है वो कभी भी मेरिस्टेम तक नहीं पहुंच पाता है, शीर्ष विभजोतक तक, है ना। एपिकल मेरिस्टेम यहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा, तो मेरिस्टेम में तो आपको ही पता है डिवीजन बहुत तेज होता है, इसी वजह से पौधा लंबा लंबा बढ़ता जाता है। तो वायरस यहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो मेरिस्टेम आगे निकल जाएगा, वो ये इसको फॉलो करेगा तो और आगे निकल जाएगा। तो एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष विभजोतक तक कभी भी वायरस नहीं पहुंच पाता है, कभी भी वायरस नहीं पहुंच पाएगा। आपको ही पता है, अगर आप कोई प्लांटिंग मटेरियल लेते हैं नया पौधा तैयार करने के लिए, बीज या कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ले रहे हैं, तो उसमें अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज है तो उसको ट्रांसफर होने से रोक सकते हैं, यानी कोई एंटीबायोटिक से उसको ट्रीट कर दे, कोई प्रतिजैविक से, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एग्रोमाइसिन से आप ट्रीट कर दें तो उससे वो डिजीज आगे सेपरेट नहीं होगा। और कोई फंगल डिजीज है, कवक जनित रोग है, तो फंजीसाइड से आप उसे ट्रीट कर दें तो वो आगे नहीं जाने वाला है, ठीक है। और भी कई सारे ट्रीटमेंट है, उनसे उन रोगों से बचा सकते हैं, लेकिन वायरस रोग से बचाना मुश्किल होता है। वायरस रोग से बचाना मुश्किल होता है। अब आपके दिमाग में समझ में आ गई होगी कि अगर हम मेरिस्टेम ले लें, यानी शीर्ष विभजोतक अगर ले लेते हैं, मेरिस्टेम ले लेते हैं, शीर्ष विभजोतक ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है जहां वायरस नहीं पहुंच सकता वहां दूसरे रोग भी नहीं लगेंगे। तो आप अगर मेरिस्टेम लेते हैं, क्या लेते हैं? मेरिस्टेम, विभजोतक, और उस एक्सप्लांट की तरह मेरिस्टेम लेते हैं और उससे आप नया प्लांट तैयार करते हैं, तो वो डिजीज फ्री होगा, वायरस फ्री प्लांट होगा। तो आपसे पूछ ले, डिजीज फ्री या वायरस फ्री प्लांट तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं? तो मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, विभजोतक संवर्धन करते हैं। पौधे का जो भाग लेते हो वही संवर्धन नाम दे दिया जाता है। तो अब देखो, अगर आपसे पूछ ले कि वायरस फ्री प्लांट तैयार करने के लिए या डिजीज फ्री प्लांट तैयार करने के लिए आप क्या करते हैं, तो आप बोलोगे मेरिस्टेम कल्चर करते हैं। क्या करते हैं? मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, यानी विभजोतक संवर्धन। चाहे डिजीज फ्री पूछ ले, चाहे वायरस फ्री पूछ ले। क्लियर है? उसके अलावा देखो, पौधे का कोई भी भाग ले लीजिए। अब जैसे मान लो फूल है, फूल का जो एंथर है, एंथर के अंदर जो पोलन है जी, आपके पोलन यानी परागकण। अब आप सबको पता है कि परागकण जो है वो मियोसिस से बने हैं, अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं। नहीं पता है तो फिर बायोटेक्नोलॉजी तक पहुंचने का कोई फायदा ही नहीं है। तो पोलन है वो किससे बने होते हैं? मियोसिस से, अर्धसूत्री विभाजन से बने होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं।
अगर आप पोलन लेके नया पौधा तैयार कर देते हैं, यानी कहने का मतलब पोलन कल्चर कर लेते हैं, यानी पराग संवर्धन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पराग संवर्धन है वो कर देते हैं, और इससे नया पौधा तैयार करोगे तो पौधा ही हैप्लॉइड होगा, अगुणित ही होगा। इस दुनिया में सबसे पहले हैप्लॉइड प्लांट या अगुणित पौधा है वो गुहा एंड महेश्वरी ने 1967 के अंदर है वो डेवलप किया था। दुनिया में सबसे पहला हैप्लॉइड प्लांट पोलन कल्चर के जरिए गुहा और महेश्वरी ने डेवलप किया था, 1967 के अंदर डेवलप किया था। 1967 के अंदर है वो डेवलप किया था, और वो भी पोलन कल्चर से। और एक ही टेक्निक है जिससे आप हैप्लॉइड प्लांट तैयार कर सकते हो, वो कौन सी है? पोलन कल्चर। और गुहा और महेश्वरी ने ये रिसर्च किस पे किया था? धतूरा पे किया था, और धतूरा की इनोक्जिया जाति पे किया था। धतूरा इनोक्जिया का पोलन लिया और इन्होंने हैप्लॉइड प्लांट डेवलप किया, और दुनिया में सबसे पहला हैप्लॉइड प्लांट डेवलप करने का क्रेडिट गुहा और महेश्वरी को ही जाता है। और हैप्लॉइड प्लांट अगुणित पौधा तैयार करने का एक ही तकनीक है, वो आपका ये आपके सामने है। कौन सा है? पोलन कल्चर है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में फलों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टिश्यू कल्चर से प्लांट तैयार होते हैं जी बनाना के, और किसके तैयार होते हैं जी? पपाया के तैयार होते हैं, और उसके बाद डेट पाम के तैयार होते हैं। ठीक है, इनके ज्यादातर अपने टिश्यू कल्चर से पौधे हैं वो तैयार करते हैं। फलों के अंदर अगर अपने बात करें तो वेजिटेबल में टिश्यू कल्चर से नहीं करते हैं क्योंकि कॉस्ट बहुत पड़ जाती है, और फ्लावर्स में भी तैयार करेंगे तो महंगे फूल में तैयार करेंगे। फ्लावर्स में सबसे ज्यादा किसमें तैयार करते हैं? ऑर्किड, जिसको आप रॉयल फ्लावर, शाही फूल कहते हैं। महंगा है तो इसमें आपको टिश्यू कल्चर से प्लांट तैयार करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोटा मोटा माइक्रो प्रोपोगेशन है वो समझाने की कोशिश की है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्त सेशन में।